हेलो दोस्तों, आज मैं मनीष कुमार आपके लिए मराठा साम्राज्य का नोट्स लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य की भूमिका। मुगल शासनकाल के उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में मराठों के रूप में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। उनके इस उत्थान के पीछे तात्कालिक परिस्थितियां और कुछ अन्य कारक उत्तरदायी थे। ध्यातव्य है कि भक्ति आंदोलन के दौर में मराठा क्षेत्र की उल्लेखनीय भागीदारी हो रही थी। तत्कालीन मराठा संतों और कवियों ने जन सामान्य में हिंदू गौरव एवं एकता की भावना को जागृत किया। विषम भौगोलिक क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करने से मराठे बचपन से ही बेहद जुझारू, साहसी और युद्ध कौशल में पारंगत हो जाते थे। सामाजिक दृष्टि से समाज में सद्भाव व्याप्त था, जो क्षेत्रीय एकता के निर्माण का कारण बना। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मराठा शासकों में छत्रपति शिवाजी का नाम अग्रणीय है, जिनके दौर में मराठा शक्ति ने नई ऊंचाइयां हासिल की। तो आइए शिवाजी के बारे में जानते हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। शिवाजी पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु शाहजहां द्वारा 1633 ईस्वी में अहमदनगर की विजय के पश्चात बीजापुर की सेवा में चले गए और उन्होंने अपने अधीन आने वाली पूना की जागीर शिवाजी को सौंप दी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था तथा उनके संरक्षक कौन थे? दादोजी कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। उनके विचारों के चलते शिवाजी के व्यक्तित्व को व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार संभाल लिया। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पूना के पास स्थित तोरण के किले की 1648 ईस्वी में पुरंदर के किले को जीता। 1656 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्रराव मोर से जावली का किला जीता। इस समय मुगलों का बीजापुर से संघर्ष चल रहा था, अतः शिवाजी ने मुगलों के साथ मैत्री करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। बीजापुर से संधि करने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने चतुराई से उसकी हत्या कर दी और बीजापुर के कई अन्य क्षेत्रों को भी जीत लिया, जैसे पन्हाला का किला, कोल्हापुर और उत्तरी कोंकण। इसके पश्चात औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन आने वाले उन क्षेत्रों को वापस लेने का निश्चय किया जो अहमदनगर की संधि के तहत बीजापुर को दे दिए गए थे। इसके लिए मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को भेजा गया। प्रारंभिक रूप से शाइस्ता खान ने पूना, कल्याण और चाकन इत्यादि के किले पर अधिकार कर लिया तथा शिवाजी के वहां से हटने के लिए विवश किया। नेक्स्ट, शिवाजी ने शाइस्ता खान के शिविर पर छापामार हमला किया तथा शाइस्ता खान को घायल कर दिया। इसके पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खान को वापस बुला लिया और आमेर के जयसिंह को शिवाजी से निपटने का दायित्व सौंपा। शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। जयसिंह ने शिवाजी से निपटने के लिए एक नई नीति तैयार की, जिसके तहत शिवाजी को चारों तरफ से घेरा जाना था। इसके लिए जयसिंह ने बीजापुर के साथ समझौता करने का प्रयास किया तथा बीजापुर ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को जयसिंह की तरफ
से भेजा। 1665 ईस्वी में शिवाजी को पुरंदर में घेर लिया गया। विवश होकर शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत प्रावधान: शिवाजी को अपने 23 किले, जिनकी आय 4 लाख होन प्रति वर्ष थी, मुगलों को सौंपने थे। इसके अतिरिक्त 12 किले, जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख होन थी, शिवाजी को अपने पास रखने थे। औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था। उसे 5000 का मनसब प्रदान किया गया। इसके पश्चात बीजापुर के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ, किंतु औरंगजेब का सही से समर्थन न मिल पाने की वजह से इस अभियान में विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके पश्चात बीजापुर के विरुद्ध इसके पश्चात जयसिंह ने शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आगरा भेजा, किंतु वहां औरंगजेब से विवाद हो गया और शिवाजी को कैद कर लिया गया। 1666 ईस्वी में औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। कौन? शिवाजी। इसके बाद शिवाजी ने पुनः मुगलों के किले जीतने का फैसला किया। 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक कहाँ किया? रायगढ़ के किले में। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति हैदर धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा अपने को सूर्यवंशीय क्षत्रिय घोषित किया। आइए शिवाजी के कुछ संक्षिप्त शिवाजी के बारे में कुछ संक्षिप्त में देख लेते हैं। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले थे, जो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और संरक्षक दादोजी कोंडदेव थे। शिवाजी के गुरु रामदास थे और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ और शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। अब आइए शिवाजी के राज्याभिषेक का महत्व के बारे में जानते हैं। शिवाजी के सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। एक अधीनस्थ जागीरदार की हैसियत से वे एक स्वतंत्र संप्रभु शासक की हैसियत में आ गए। 1677 ईस्वी में गोलकुंडा की सहायता से शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक में किया। शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कहाँ किया? कर्नाटक में किया तथा जिंजी, वेलोर इत्यादि के क्षेत्र को जीता। बाद में आगे आने वाले समय में राजा राम को मुगलों से बचाव करने में जिंजी ने एक आश्रय स्थल के रूप में काफ़ी सहायता की। हालांकि शिवाजी ने गोलकुंडा के सुल्तान से विजित किए जाने वाले प्रदेशों में हिस्सेदारी का वचन दिया था, किंतु जीतने के पश्चात उन्होंने मानने से इसे मना कर दिया। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब आइए शिवाजी कालीन शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के अंतर्गत छत्रपति की स्थिति सर्वोच्च थी। उसमें समस्त कार्यपालिका, विधायी एवं न्यायिक शक्तियां निहित थी। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान का स्वरूप देखने को मिलता है। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था, जो शासन से जुड़े अलग अलग कार्यों को देखता था, किंतु इनकी स्थिति आज के मंत्रिमंडल से भिन्न थी तथा ये सभी मंत्री केवल व्यक्तिगत रूप से शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे तथा उनकी भूमिका सलाहकारी थी। इनका क्रम निम्न है। पहला, पेशवा, जिसको
प्रधानमंत्री भी कहते हैं। सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक एवं असैनिक कार्य देखता था। इसकी विशेष भूमिका अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। किसका? पेशवा यानी प्रधानमंत्री। दूसरा, सर ए नौबत, जिसे सैन्य विभाग का प्रमुख भी कहा जाता था। ये विभाग सैनिकों की भर्ती, उन्हें वेतन का बंटवारा, जागीरों का इंतजाम, सैन्य सामग्री की व्यवस्था इत्यादि कार्य देखता था। अमात्य या मजमूदार, अमात्य या मजमूदार राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। सचिव या शुरू नवीस, सचिव या शुरू नवीस को चिटनीस भी कहा जाता था और यह राजकीय पत्राचार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेशी मामलों की देखरेख करता था। सुमंत या दबीर का क्या कार्य था? विदेशी मामलों की देखरेख करना। वाकिया या वाक्यानवीस मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का लेखबद्ध करना। पंडित राव धार्मिक मामलों के प्रमुख थे और न्यायाधीश न्याय से संबंधित। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी को सैन्य सेवा देनी होती थी। अब आइए प्रांतीय शासन। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांटा था: उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत सूरत से पुणे तक था। इसके प्रमुख मोरोपंथ पिंगले थे। दक्षिणी प्रांत, इसमें समुद्र तटीय क्षेत्र एवं दक्षिणी कोंकण शामिल था। इसके प्रमुख अन्नाजी दत्तो थे। दक्षिण पूर्वी प्रांत, इसमें सतारा, कोल्हापुर, दलनौन इत्यादि आते थे। इसके प्रमुख दत्ताजी पंत थे। शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज भी कहा जाता था। प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन: महाल को राज्य कहा जाता था। परगना प्रांत को तरफ, जिला गोलकुंडा और बीजापुर में मौजा गांवों को समूह को। ग्रामीण स्तर पर पटेल कुलकर्णी के अतिरिक्त 12 अलूटे सेवक, 12 बलूटे शिल्पी होते थे। सैन्य व्यवस्था: शिवाजी की सेना के प्रमुख अंग पैदल सेना, अश्व सेना एवं नौसेना थे। अश्व घुड़सवार सेना था। पागा या बारगीर, जिसे शाही घुड़सवार सेना था। सिलहदार, पागा जो था यह शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी, जिसे अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे तथा नियमित रूप से वेतन प्राप्त होता था। 25 घुड़सवार को एक हवलदार नियंत्रित करता था। 5 हवलदार को एक जुमलादार नियंत्रित करता था और 10 जुमलादार को एक हजारी नियंत्रित करता था। 5 एक हजारी को पंच हजारी नियंत्रित करता था। सर ए नौबत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर ए नौबत। अब आइए सिलहदार। ये अनियमित सैनिक थे। ये युद्ध के समय अल्पकाल के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ये अपने अस्त्र शस्त्रों एवं घोड़ों का प्रयोग करते थे तथा बदले में लूटे गए माल का एक हिस्सा इन्हें प्राप्त होता था। अब आइए नौसेना। शिवाजी के अधीन एक नौसेना का विकास भी किया गया, क्योंकि कोंकण के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। सर्वप्रथम 1658 ईस्वी में कल्याण विजय के बाद यहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। आगे चलकर कोलाबा शिवाजी की नौसेना का मुख्य केंद्र बन गया। उनकी नौसेना में सबसे प्रमुख भूमिका अंग्रेजों की थी। उस समय उस क्षेत्र में सबसे प्रमुख नौसैनिक शक्ति जंजीरा के सिद्धियों की हुआ करती थी, जिनसे शिवाजी की नौसेना का काफी संघर्ष हुआ। पैदल सैनिकों को पायक या पाइक भी कहा जाता था। अब आइए किलों की व्यवस्था। शिवाजी के किलों की व्यवस्था। किलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समकक्ष स्तर के 3 अधिकारियों की
नियुक्ति की जाती थी, जो परस्पर स्वतंत्र होते थे तथा सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। हवलदार हवलदार किले के आंतरिक प्रशासन की देखरेख करता था। सर ए नौबत ये किले की रक्षा के लिए रखी गई सेना का नेतृत्व करता था एवं उसे निर्देश प्रदान करता था। सबनीस सबनीस का कार्य क्या था? किले के अंदर असैनिक पत्र व्यवहार, रसद, शासन की देखभाल करना था। हवलदार और सर ए नौबत पद मराठों को दिया जाता था। सबनीस का पद ब्राह्मणों को दिया जाता था। अब आइए भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया तथा भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप देने के लिए मापन प्रणाली को अपनाया, जो अहमदनगर के मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। मापन की इकाई काठी या मुट्ठा थी। 20 काठी बराबर 1 बीघा और 120 बीघा बराबर 1 चावर था। प्रारंभ में भू राजस्व की दर 33% थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। राजस्व अनाज एवं नकद दोनों ही रूपों में लिया जाता था। बंजर भूमि से कम दर पर राजस्व लिया जाता था तथा किसानों को ऋण भी प्रदान किया जाता था। शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। इसमें किसानों के साथ सीधी लगान वसूली की व्यवस्था की गई। शिवाजी के समय देशमुखों की स्थिति को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शिवाजी ने देशमुखों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, किंतु वर्तमान में ऐसा समझा जाता है कि उदंड जमींदारों की शक्ति को कुचला गया, किंतु अन्य के साथ समझौता कर लिया गया तथा लगान वसूली में उनकी मदद ली जाती रही। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व वसूली में पाटिल एवं कुलकर्णी की अहम भूमिका थी। पटेल का कार्य भू राजस्व की वसूली था, जबकि कुलकर्णी भूमि की माप एवं लेखे जोखे से संबंधित था। राज्य की आय का एक अन्य स्रोत बंदरगाह इत्यादि पर लगने वाली चुंगियां थी। अब आइए चौथ पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय के रूप में होता था। ये उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था, जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। सरदेशमुखी शिवाजी स्वयं को उस क्षेत्र के देशमुखों का प्रमुख मानते थे तथा इस रूप में इनकी आय का 1/10 हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाता था। मुकासा या सरंजाम ये जागीरें थी। ऐसा माना जाता है कि प्रमुख मराठा सरदारों को ये दिया जाता था, किंतु शेष को नगद में वेतन की व्यवस्था की गई। अब ये शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए, जिनका शासनकाल 1680 से 89 ईस्वी तक था। संभाजी ने शिवाजी के विरुद्ध उस समय विद्रोह कर दिया जब शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजा राम को कोंकण का क्षेत्र प्रदान किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद किसी आधिकारिक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई थी, अतः उनकी पत्नी सोयराबाई ने राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया, किंतु मराठा सेनापति हमीर मोहिते की सहायता से संभाजी शासक बन गया। संभाजी ने मुगल सूबेदार दिलेर खान से समझौता कर लिया, जिसमें संभाजी को 7000 का मनसब देना निश्चित हुआ। संभाजी ने नीलोपंत को अपना पेशवा बनाया और उज्जैन, जिसे कन्नौज भी जाना जाता है, के कवि कलश को मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया और उसकी निर्भरता कवि कलश पर बढ़ती चली गई। औरंगजेब के
विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को दुर्गादास राठौर ने जब संभाजी के पास भेजा तो मराठों द्वारा उसका सहयोग मुगलों से संघर्ष का कारण बन गया। 1689 के संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खान ने संभाजी के साथ ही कवि कलश की निर्मम हत्या कर दी। संभाजी की पत्नी येसुबाई ने विरोध जारी रखा, किंतु शीघ्र ही अपने पुत्र शाहू के साथ गिरफ्तार कर ली गई। संभाजी ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया तथा उसी के समय से मराठे युद्ध में भी स्त्रियों के साथ ले जाने लगे। नेक्स्ट शासक आया राजाराम। राजाराम का शासनकाल 1689 से 1700 ईस्वी तक था। राजाराम ने मुगलों के प्रति विद्रोह जारी रखा। राजाराम ने एक नए पद प्रतिनिधि का गठन किया और पहला प्रतिनिधि प्रहलाद निराजी को बनाया। राजाराम के पास प्रहलाद निराजी व रामचंद्र पंत जैसे राजनीतिज्ञ थे तो संताजी घोड़पड़े और धनाजी यादव जैसे सेनापति भी थे। मुगलों के आक्रमण के भय से राजाराम इधर उधर भागता रहा, इसलिए उसे कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक कहा गया। उसने 8 वर्ष तक जिंजी जिसे अर्काट के किले में शरण ले रखी थी। राजाराम ने सरंजाम प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। राजाराम के पलायन का क्रम था प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से पन्हाला, पन्हाला से जिंजी और जिंजी से सतारा। नेक्स्ट शासक शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई बना, जिसका शासनकाल 1700 से 1707 ईस्वी तक था। राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मराठों ने पन्हाला, सिंहगढ़ आदि किलों पर पुनः कब्जा कर लिया तथा सूरत व भड़ौच में लूट की। दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव बढ़ता चला गया। 1700 से 1707 का दौर मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है। खफी खान जैसे इतिहासकार ने भी ताराबाई की अत्यधिक प्रशंसा की है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल मराठा संबंधों में नए अध्याय का आरंभ होता है। अब नेक्स्ट शासक शाहू का शासनकाल 1707 से 1749 ईस्वी तक था। शाहू को मुगल कारावास में औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने पाला था। शाहू को किसने पाला था? मुगल कारावास में औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने पाला था। मराठों की परिवर्तित राजनीतिक स्थिति से लाभ उठाने के लिए मुगलों ने शाहू को कैद से रिहा कर दिया और अब शाहू और ताराबाई में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाहू को राजकुमार आजम शाह ने रिहा किया, जिसे अगले मुगल शासक बहादुर शाह ने स्वीकृति दी। उत्तराधिकार के संघर्ष में पहले ताराबाई का पलड़ा भारी था, किंतु बालाजी विश्वनाथ के जुड़ने से स्थिति बदल गई और बालाजी विश्वनाथ ने बड़ी चतुराई से धनाजी यादव को अपनी ओर मिला लिया। 1707 ईस्वी में खेड़ के युद्ध में ताराबाई को शाहू से पराजित होना पड़ा। विवश होकर ताराबाई पन्हाला की ओर चली गई और अब कोल्हापुर में ताराबाई और उसके पुत्र का प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो सतारा में शाहू ने राज्याभिषेक करवाया। मराठा शक्ति का विस्तार और प्रथम 3 पेशवा। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जिसका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक था। बालाजी 1696 में पूना में सभासद थे, बाद में सर सूबेदार बन गए। ध्यातव्य है कि इस समय औरंगजेब यहाँ डटा हुआ था, तो संभवतः बालाजी ने उसे रसद आपूर्ति में सहायता की, इसीलिए औरंगजेब ने उस पर
कार्यवाही नहीं की। शाहू को गद्दी दिलाने के बाद शाहू सतारा से और ताराबाई कोल्हापुर से शासन कर रही थी। शाहू ने एक नए पद सेना करते, जिसे सेना को संगठित करने वाला का सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा। मुगल शासक फर्रुखसियर के तख्ता पलट में बालाजी ने सैयद बंधुओं का साथ दिया, जिसके तहत एक संधि हुई जिसमें प्रावधान था कि शाहू को शिवाजी का स्वराज सौंप दिया जाएगा। दूसरा था मराठों द्वारा जीते गए प्रदेशों को भी शाहू को दे दिया जाएगा। तीसरा था दक्कन के क्षेत्रों में मराठों को चौथ व सरदेशमुखी का अधिकार होगा, जिसके बदले में 15,000 मराठे घुड़सवार मुगलों की सेवा में रहेंगे। कोल्हापुर में शंभू जी द्वितीय को शाहू परेशान नहीं करेंगे। मराठा प्रतिवर्ष सम्राट को 10 लाख रुपये खिराज देंगे। शाहू की माता एवं रिश्तेदारों को रिहा कर दिया जाएगा। तख्ता पलट के बाद शासक रफ़ी उद जात ने इस संधि को स्वीकार किया। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। बालाजी विश्वनाथ का कान्होजी आंगड़े से मधुर संबंध था। मराठों के स्थायित्व में निर्णायक सिद्ध हुआ। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। अब आइए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव प्रथम ने शाहू से कहा कि अब वक्त आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए तो हमारी सत्ता अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगी। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही के आदर्श पर प्रचार किया, जिसके तहत हिंदू शासकों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में उसने छत्रसाल बुंदेला की सहायता की और मुगलों तथा रूहेलों द्वारा छीने गए उसके प्रदेशों को वापस दिलाया। इसी समय बाजीराव की मुलाकात मस्तानी बाई नामक युवती से हुई। 1724 में निजाम उल मुल्क ने सकूर खेड़ा के युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को शिकस्त की। संभवतः इसमें बाजीराव ने सहायता की, क्योंकि अभी निजाम के प्रति उसने तटस्थता की नीति अपनाई। अब निजाम से संघर्ष। चौथ और सरदेशमुखी के प्रश्न पर हैदराबाद व बाजीराव के बीच मुख्यतः दो संघर्ष हुए। पहला 1728 का पालखेड़ का युद्ध, जिसमें निजाम पराजित हुआ और उसे मुंगी शिवगांव की संधि करनी पड़ी। दूसरा 1737 से 1738 का भोपाल का युद्ध, यहाँ भी निजाम को पराजित होकर दुरई सराय की संधि करनी पड़ी।